नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो पर आपने हमारे लिए जो लाइक और सब्सक्राइब किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो कि जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में एक सामान्य सी परिचर्चा की थी, आज उस पर हम कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे, इससे संबंधित कुछ तथ्य और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और उसके कुछ मूलभूत बिंदुओं पे आज हम परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, हम उसका अध्ययन इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। पहले, हड़प्पा सभ्यता की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, इसका कालखंड क्या है। दूसरा, इसका नामकरण क्यों हड़प्पा सभ्यता ही रखना ज़्यादा उचित है। दूसरा है, इसका उद्भव और विकास का स्तर क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसकी स्थिति और विस्तार पे चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके प्रमुख स्थल जहां से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं और पतन पे चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग प्राचीन विद्वानों का ऐसा मत था कि भारत की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। उनका ये भी मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में किसी सभ्यता का कोई उद्भव नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के आसपास इस सभ्यता की खोज हुई और फिर इसने जो है पूरे ऐतिहासिक सिस्टम को ही बदल दिया और यह माना जाने लगा कि वैदिक सभ्यता के पहले भारत में एक अत्यंत विकसित सभ्यता, जो कि बड़ी बेजोड़ सभ्यता थी, अपने नगर विन्यास के कारण, अपने ड्रेनेज सिस्टम के कारण, अपनी साफ सफाई और व्यवस्था के कारण एक बड़ी बेहतरीन और बड़ी व्यवस्थित सभ्यता आप दिखाई पड़ती है हड़प्पा सभ्यता के रूप में। तो ऐसा एक पूरी प्रक्रिया ही बदल गई, एक पूरी व्यवस्था ही बदल गई और ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में स्थापित हुई। तो आज हम इस पे कुछ मोटे मोटे चीज़ों पे ध्यान देंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता की खोज कैसे हुई, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस पे जब हम चर्चा करें तो आगे बढ़ते हुए हम इसके कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे और कुछ और जानकारियां भी इसमें हम देने का प्रयास करेंगे। खोज कैसे हुई, ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, यह एक बड़ा दिलचस्प विषय है। और सबसे पहले लगभग 1826 के आसपास 1826 के आसपास चार्ल्स मैसन 1826 के आसपास चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई अधिकारी थे। वो पंजाब प्रांत की यात्रा करते हैं। पंजाब प्रांत की, तत्कालीन पंजाब में ही ये था, तो पंजाब प्रांत की यात्रा करते हैं और उन्होंने इसको टीले जैसा कुछ ऐसा देखा और इन्होंने उसकी चर्चा अपने लेख में की। तभी से कुछ पुरातात्विक विद्वानों के मन में इस सभ्यता को लेकर के बात चलने लगी। इसके बाद अलेक्जेंडर बर्न्स नामक एक व्यक्ति होते हैं, अलेक्जेंडर बर्न्स, जो हड़प्पा की यात्रा करते हैं। हड़प्पा की
यात्रा करते हैं, लेकिन ये भी किसी विशेष निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। ठीक है। इसके बाद लगभग 1850 में, 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1850 के आसपास उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पे थोड़ा बहुत उत्खनन का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें कोई बहुत ज्यादा सफलता उसमें नहीं मिलती है। ठीक है। इसके बाद जब 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना होती है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, विभाग की स्थापना होती है। तो उस समय इनको, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का। और जब ये, चूंकि इनका बहुत इंटरेस्ट था, ये एक बड़े अच्छे विद्वान थे, और इन्होंने फिर भारत में पुरातात्विक खोजों पे ध्यान देना शुरू किया। तो 1961 में जब इनको भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक नियुक्त किया जाता है, तो इसी बीच जो है वो रेलवे लाइन निर्माण का कार्य होता है वहां पे। और जो वो टीले थे, चूंकि ठेकेदार थे, ठेकेदारों ने इसको रेलवे लाइन के निर्माण के पर्पज से उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऊंचा सा टीला है, और जब उन्होंने खुदाई कराया तो वहाँ बहुत सारी ईंटें निकली, और उन ईंटों का उपयोग करके वो रेलवे लाइन में किया, उसका उपयोग किया। ठीक है। तो उस रेलवे लाइन जो थी वो बनने वाली कहाँ से थी? वो लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच जो है वो रेलवे लाइन का बिछाया जाने की प्रक्रिया जब चल रही थी रेलवे लाइन को, तो उसी समय बहुत सारी ईंटों का उपयोग, जो कि वो टीले, तथाकथित टीले थे, उनसे बहुत सारी ईंटों को निकाला गया और उसको बिछवा दिया गया। इसके बाद जब 1872 के आसपास, 1872 के आसपास जब अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा वहां जाते हैं सर्वे के लिए, तो वो देखते हैं कि वहां पे उनको कुछ मृदभांड मिलते हैं, कुछ जो है वहां पे उनको टूटे फूटे मूर्तियां भी मिलती हैं, और कुछ सील या मोहरें मिलती हैं, जिसके आधार पे वो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। हालांकि वो प्रॉपर निष्कर्ष इस पे कुछ नहीं निकाल पाते हैं। और होता क्या है कि वो, जैसे उनको मिलता है बिना कुबड़ वाला बैल, तो उनको ऐसा लगता है कि इसका कोई भारत से संबंध नहीं है, तो वो जो है इस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मतलब ये एक तरह से इस पे जो उस तरह का कार्य था वो बंद हो जाता है। इसके बाद जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल बन के आते हैं, सॉरी वायसराय नहीं, लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन, जिनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, हालांकि इनका कार्यकाल बड़ा ही विवादास्पद था। जब वो हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में 1902 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन होता है, और डॉक्टर जॉन मार्शल को इसका निदेशक नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि चूंकि ये
अलेक्जेंडर कनिंघम के ने 1872 में जब इस पे थोड़ी सी खोज कर ली थी, तो अब चूंकि ये चर्चित स्थल हो गया था, यहाँ पे ऐसा लगा कि नहीं किसी न किसी सभ्यता का अवशेष यहाँ है, तो फिर अनेक विद्वानों ने इस पे अपना मत देना या फिर इस पे अपनी जानकारी, इंटरेस्ट लेना शुरू किया और इस पे छोटे छोटे कार्य होने लगे, लेकिन उसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। भारत के या कुछ उस काल के जो पुरातत्ववेत्ता थे, ऐसा मानना था कि यह सभ्यता बहुत पुरानी नहीं है, ये 100-200 साल पुरानी है। तो इसमें क्या हुआ कि फिर जो है 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया और इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे एक सभ्यता थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि ठीक उसके एक साल बाद 1922 में राखाला दास बनर्जी या आर डी बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया या मोहनजोदड़ो को खोजा या मोहनजोदड़ो की खोज की और वहां उत्खनन कार्य किया। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ कुछ सिमिलरिटीज जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक काल नहीं बल्कि ये जो सभ्यता है ये लगभग जो है भारत की जो उस काल में खोजी गई थी वो इस भारत की सबसे मतलब वैदिक काल से पहले ये सभ्यता थी। अब ये चीज थी, बड़ी समस्या थी कि वो जो लिपियां या जो चीजें मिली उसमें कुछ ऐसा इंडिकेशन था नहीं कि जिसको पढ़ा जा सके। तो अब ये आया, ये अब लिपियों को चूंकि पढ़ा नहीं जा सका तो इसके विषय में कोई बहुत ज्यादा जानकारी हमें मिली नहीं उन लिपियों के माध्यम से। इसके बाद और सारी चीजें आई और तिथि के निर्धारण की बात आती है कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन हो सकती है। तो इस पे जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। ये तो एक छोटी सी कहानी हो गई किसकी, कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खोजी गई या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खोजी गई। ठीक है। अब चलते हैं हम कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। देखिए, जब ये खोज हुई तो चूंकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो चुकी थी और यह खोज धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई। इसके बाद जब ये खोज धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई तो जब ऐसा देखा गया कि जो अब ये चूंकि जगह जो थी वो कहाँ थी, पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में थी। ये सिंध प्रांत जो था वहां पे थी। तो वहां से उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें भी खुदाई हुई और पुरातत्व विभाग से ने चूंकि वहां पे खुदाई कराई तो बहुत स्थल मिले, बहुत सारे स्थल मिले इधर उधर के क्षेत्रों में। इसके बाद यह प्रक्रिया व्यापक रूप से आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के साथ साथ इनकी खोज होने के बाद, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज होने के बाद जब व्यापक और विस्तृत खुदाई होने लगी पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो ये पता चला कि ये सभ्यता केवल यहीं तक सीमित नहीं है,
इसके कुछ हिस्से गुजरात के क्षेत्र में, इसके कुछ हिस्से राजस्थान के क्षेत्र में, और ये मतलब सुदूर काफी इसका एक विस्तृत क्षेत्र है। जैसे जैसे उत्खनन हुआ तो इसके काफी सारे विस्तृत क्षेत्र मिले। तो ऐसा देखा गया कि सिंधु घाटी या फिर जो सिंधु नदी थी उससे ज्यादा क्षेत्र जो थे वो इसके राजस्थान में मिले। कहाँ मिले? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था, सरस्वती नदी, ठीक है ना। वैदिक काल में इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था। इस नदी के किनारे सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए। इसके बाद जैसे जैसे खुदाई और होती गई तो गुजरात के क्षेत्र में भी बहुत सारे स्थल मिले। तो अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर इसको अब सरस्वती सभ्यता कहा जाए। तो इसलिए इस विवाद से बचने के लिए, चूंकि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, तो इसी के आधार पर इस पूरी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। अब हम बात करेंगे, अब इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया और इसके खोज के विषय में छोटी सी जानकारी हो गई। अब आगे चलते हैं हम और कुछ और चीजों पे विचार करते हैं। जैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हो गया। इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा जो है सबसे पहले इस सभ्यता का खोजा जाने वाला स्थल था। उसी के आधार पे हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं हम इसके कालखंड पे और इसके समय निर्धारण पे कि आखिर ये सभ्यता कितनी पुरानी है। कालखंड, अगर इसके कालखंड की चर्चा की जाए तो इस पे चूंकि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है या फिर इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है क्योंकि यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है। तो यहां पे जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है तो यहां की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो विद्वानों ने अलग अलग तरीके की इसमें अलग अलग राय दी। देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां हमें समझने के लिए कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो यहां पे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ग्रामीण भी थी, वो शहरी भी थी, और वहां पे मतलब हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण, शहरी और अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि इस सभ्यता का कालखंड क्या था, मतलब किस काल में यह सभ्यता विकसित हुई। तो इसको लेकर के अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ जो प्राचीन विद्वान थे, चूंकि जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसे खोजा, जॉन मार्शल महोदय ने इसे खोजा, तो उन्होंने जो इसके समय का उन्होंने इसका समय काल निर्धारित किया। जॉन मार्शल ने जो इसका निर्धारण किया वो लगभग 3200-3300 ईसा पूर्व से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण और खोज के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके कालक्रम पे चर्चा करते हैं, इसके कालखंड पे चर्चा करते हैं। तो इसका जो कालखंड था, चूंकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि ये इस सभ्यता के लोग जो थे वो बाहर से आए हुए थे, जो कि कुछ अंग्रेज विद्वान और कुछ भारतीय विद्वान भी इसके समर्थक रहे हैं। तो जैसे मैके थे, खुद जॉन मार्शल थे और ऑस्टिन वगैरह जो विद्वान थे, उनका ऐसा मानना था
कि ये जो लोग आए थे वो मेसोपोटामिया से आए थे, भारत के लोग, माने भारत के लोग नहीं, इस सभ्यता को निर्मित करने वाले लोग, या इस सभ्यता का जो, जिन्होंने इस सभ्यता को निर्मित किया, इस सभ्यता के निर्माता बाहर से आए हुए थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था। तो उस आधार पर जॉन मार्शल ने इसे जो कालखंड दिया, जॉन मार्शल चूंकि इसको सबसे पहले खोजे थे, तो हालांकि इसका कालखंड कुछ और है, क्योंकि कार्बन डेटिंग के आधार पे जो एक्यूरेट गणना जो की गई है उसका कालखंड कुछ और है, लेकिन चूंकि जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको खोजा था, इसलिए उनका भी जान लेना जरूरी है। कभी कभी छोटे प्रश्न या तथ्य के रूप में ये पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। तो जॉन मार्शल के अनुसार जो इसका कालखंड था वो 3250 से लेकर के 2750 के आसपास इसका कालखंड माना गया। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है। अब जो है, चूंकि विद्वानों का कुछ ऐसा मानना था, कुछ ऐसे जो थे प्राचीन विद्वान, कि ये सभ्यता के जो निर्माता हैं या इस सभ्यता की जो नींव पड़ी है वो कहीं बाहर से जो लोग आए थे वो प्रवर्जन करके यहाँ आए और उन्होंने इस सभ्यता को बनाया। हालांकि भारतीय सभ्यता अगर निरपेक्ष रूप से बात करें तो हमारी जो संस्कृति है वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी गौरवशाली रही है। यहाँ भी नवपाषाण संस्कृतियाँ या ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ हुई हैं जिनके विकास के स्वरूप की चरम परिणति हमें हड़प्पा सभ्यता के रूप में दिखती है। हालांकि आधुनिक खोजों में यह स्पष्ट हो चुका था, चूंकि उस काल के विद्वान जो थे वो लगभग उसमें अंग्रेज थे और ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे या समझाना चाह रहे थे कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं या हम ज़्यादा जो है मॉडर्न हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है अच्छी सोच वाले हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं। तो ये दिखाने के चक्कर में उन्होंने ये एक मत दिया कि नहीं, भारत में ऐसी सभ्यता कैसे हो सकती है, ये तो सभ्यता जो है बाहर के लोग आए और उन्होंने ऐसी सभ्यता निर्मित की भारत में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने ये माना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। उन्होंने इसका कालखंड 2350 से लेकर के 1900 के आसपास दिया। लेकिन जो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 के आधार पे जो डेटिंग निकाली गई, या कार्बन 14 के आधार पे रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो एक्यूरेट गणना की गई है उसमें जो इसकी तिथि निकाली गई है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में भी इसी को सही माना गया है और कुछ विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने या फिर अन्य विद्वानों ने इसका समर्थन भी किया। ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो इसी कालखंड में विकसित होती है। तो जो इसका एक्चुअल टाइम था वो लगभग 2500 से लेकर 1750 ईस्वी के आसपास इसका कालखंड जो है वो माना जाता है। अब देखिए, यहां पे एक और बात है कि ये जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है। ऐसा हो सकता है कि और रिसर्च हो और कुछ ऐसी नई चीज मिले जिसके आधार पे ये क्रम बदला जा सकता है। ठीक है। तो अब तक तो फिलहाल हम जो विद्वान जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये कालखंड ही सही सुटेबल है, तो अभी तक तो इसको मान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे रिसर्च में कुछ ऐसी नई चीजें आएं और ये कालखंड भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसी संभावना है, क्योंकि ये ऐसी सभ्यता है जहां आज भी रिसर्च वर्क जारी है। ठीक है। तो ये जो है, मतलब इसी को फिलहाल हम मान के अभी चलेंगे। ठीक है। तो ये इसका कालखंड पे एक छोटी सी चर्चा हो गई।
अब चलते हैं इसके उद्भव पे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, और इसके विकास के जो 3 प्रमुख स्तर हैं हम उस पर भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, उद्भव या विकास। उद्भव या विकास को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिन्होंने इसको खोजा उनका क्या मत था इस सभ्यता को लेकर के। तो देखिए, एक बात हम बताएं कि उस समय भारत में औपनिवेशिक शासन था। हालांकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्कृति है पूरा भारत, लेकिन चूंकि उस समय क्या था कि भारत पे अंग्रेजों का शासन था और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ये सारी चीजें खोजी गई थी। तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति काफी समृद्ध परंपरा की संस्कृति रही है। यूरोप के इतिहास से, यूरोप के पुनर्जागरण से पहले भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, और चूंकि ये अपने आप को ज्यादा सभ्य दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस सभ्यता को ऐसा माना कि यहाँ के लोग इस तरह की सभ्यता का निर्माण कर ही नहीं सकते। तो एक विशेष वर्ग जो था विद्वानों का, उन्होंने ऐसा माना कि ये जो बाहर में जो सभ्यताएं थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उन सभ्यताओं के ही लोग यहाँ पे प्रवर्जन करके आए और भारत में हड़प्पा सभ्यता को विकसित किए, ऐसा मानना था। लेकिन जो आधुनिक खोज हुई है, जो हम मतलब 1950 के बाद जो खोज हुई है, 1900 मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद जब खोज हुई, पुरातत्व विभाग सक्रिय हुआ और उन्होंने रिसर्च किया, तो ये चीज पाई कि जो भारत की हमारी आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियां थी, ताम्रपाषाण की संस्कृतियां थी, आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियां थी, जो उस क्षेत्र के आसपास की जो छोटी छोटी संस्कृतियां थी, जिनमें सोथी संस्कृति थी या इस तरह की संस्कृतियां, जो हम आगे पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उन संस्कृतियों में जो विकास हुआ, उन्हीं विकास के क्रम से, उन्हीं विकास के फलस्वरूप या उन्हीं विकास के क्रमबद्ध प्रक्रिया में ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। ये कहीं बाहरी लोग नहीं थे, वही नवपाषाणिक संस्कृतियों में धीरे धीरे विकास हुआ और वो हड़प्पा सभ्यता को बनाए, वही हड़प्पा सभ्यता को विकसित किए। ऐसा अमलानंद घोष हैं और एस.जे. मुगल करके एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस चीज को बाकायदा सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो हम आगे चलते हैं, तो उसको भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से विद्वान थे जिनका ये मानना था कि ये सभ्यता के लोग बाहर से आए हुए हैं, और हमारे जो विद्वानों ने इस चीज को सिद्ध किया वो चीज क्या थी। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गार्डन, मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, और मैके, गार्डन, मॉर्टिमर व्हीलर, और भारत के भी एक विद्वान थे डी.डी. कौशाम्बी और भंडारकर जैसे कुछ विद्वान थे, जिनका ये मानना था कि ये जो लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये प्रवर्जन करके भारत आए थे, प्रवर्जन द्वारा भारत आए थे, ये बाहरी लोग थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे विद्वान थे जिनका ये मानना था कि ये भारत प्रवर्जन करके आए थे। लेकिन जो बाद की खोजें हुई और जिनमें अमलानंद घोष, मुगल, एच.जी. मुगल जो थे, जैसे कुछ विद्वान थे
जिनका ये मानना था कि भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो क्रमिक रूप से जो वहां की आसपास की संस्कृतियां थीं उन्हीं का विकसित स्वरूप था। ठीक है, तो ये हुआ हड़प्पा का विकास। अब ये हड़प्पा का जो विकास है वो 3 चरणों में देखा जाता है। हड़प्पा के विकास को हम 3 चरणों में देखते हैं और वो 3 चरण हैं हड़प्पा का विकास स्तर। तो ये 3 प्रकार का है, ये स्तर 3 प्रकार का है। प्राक हड़प्पा, या जिसको आरंभिक हड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है नगरीय हड़प्पा, दूसरा है नगरीय हड़प्पा, या जिसको हम हड़प्पा काल कहते हैं, इसको हम हड़प्पा काल कहते हैं। और तीसरा आता है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा काल। देखिए, आरंभिक हड़प्पा काल ऐसा कालखंड था जब हड़प्पा का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है। दूसरा, हड़प्पा काल वह काल था जब यहां पूर्ण नगरीकरण प्रारंभ हुआ। हड़प्पा काल, इसको हम नगरीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद उत्तर हड़प्पा काल, मतलब ऐसा काल था जब धीरे धीरे नगर समाप्त हुए और यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गई, या इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल भी कहते हैं। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, तो मोटे तौर पे जो हड़प्पा का हम अध्ययन करेंगे वो इन्हीं 3 आधार पे करने का प्रयास करेंगे। अब जरा सा इनके तिथि निर्धारण की बात की जाए तो अगर कार्बन डेटिंग के आधार पे हम चलते हैं तो जो हमारा प्राक हड़प्पा काल है 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय हड़प्पा जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और जो उत्तर हड़प्पा काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का कालखंड आता है। अब यहां पे एक और चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमको जो हड़प्पा का अध्ययन करना है वो इसी कालखंड में करना है। तो हड़प्पा के विकास का यही स्तर था, और ये 3 स्तर जो थे इसी पूरे स्तर पे हड़प्पा का विकास हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई, और धीरे धीरे उत्तर हड़प्पा काल आते आते ये नगर धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगे और इस सभ्यता का समापन हो गया। तो इन्हीं 3 विषय पे हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अब जो है देखिए, ये जो कार्बन डेटिंग से तिथियों का निर्धारण हुआ है उसमें एक चीज हम यहाँ पे बता दें कि ये सारा निर्धारण पुरातात्विक खोज के आधार पर हुआ, इसकी कोई लिखित जानकारी हमको नहीं मिली है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्बन डेटिंग में कुछ ऐसा और चीज मिल जाए, क्योंकि वहां पे रिसर्च वर्क जारी है, तो कुछ ऐसी चीज भी मिल जाए कि हो सकता है कि इस डेट में भी कोई परिवर्तन देखने को मिले। तो हम इसका जो अध्ययन करेंगे एकदम निश्चित होकर के नहीं करेंगे कि नहीं नहीं यही था, इसमें परिवर्तन संभव है। ठीक है, ये थी एक छोटी सी चर्चा
हड़प्पा के विकास स्तर तक जो है, ये एक छोटी सी चर्चा थी। कल हम इसके अगले पार्ट में दोस्तों हम इसके स्थिति विस्तार, नगरीकरण और तमाम उन संस्कृतियों पे चर्चा करेंगे जिनके विकास के स्वरूप, जिनके विकास के फल स्वरूप या जिनके विकसित अवस्था में जाने पर यह हड़प्पा जैसी संस्कृति का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज बस यहीं तक, और अगले वीडियो में हम इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव जरा हमें कमेंट पे जरूर दीजिए। क्योंकि देखिए, एक बात हम बता दें कि ये जो पूरा विषय वस्तु है, ये प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी चलेंगे कि हमारा फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीज बढ़िया से तैयार हो, जिसकी वजह से जो कथन कारण के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी हम अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।